ओके, सो यहाँ तक हम ये चीज़ सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे कि एक्चुअली में आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिका और पाकिस्तान के जितने ग्लेशियर्स हैं, हिमालयस रीजन में जितने ग्लेशियर्स हैं और दुनिया में भी जितने ग्लेशियर्स हैं, वो सब के सब जो है वो उनके पास जो फ्रेश वाटर के जो रिजर्वायर हैं वो आस्ते आस्ते डिप्लीट हो रहे हैं। तो इससे ना सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फ्रेश वाटर के रिजर्वायर डिप्लीट हो रहे हैं, बल्कि साथ साथ में सी लेवल भी राइज हो रहा है। और ऑन एवरेज ज़मीन का हमारा सॉरी जो ओशन लेवल है वो हर साल 3.4 mm इंक्रीज होता है। ठीक है, तो 3.4 mm इंक्रीज होता है, 1 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये कैलकुलेट कर लें। और ऑन एवरेज देखेंगे 1995 से ऑन एवरेज अभी तक 2020 तक कितना इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये जो सी लेवल राइज होता है ना, अभी देखिए ज़रा कि ये क्या क्या फ़र्क डाल सकता है आपकी ज़िंदगी पे या पूरी दुनिया की डेमोग्राफिक्स को ये कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जस्ट बेयर विद मी। बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे भाई? ये नून अकेडमी वाले स्टूडेंट बड़े बड़े बदतमीज हो गए हैं। अभी मैंने वहाँ क्लास भी नहीं ले रहा मैं, फिर भी नहीं आ रही ये लोग। जस्ट अ मिनट, मुझे इनको थोड़ा सा वो करने दें एंड देन विल स्टार्ट। ओके, सो यस, हम यहाँ थे, यहाँ पे थे। ओके, सो यहाँ तक ही हम जिन चीज़ें डिस्कस कर ली, आगे जाएं ज़रा। अब ज़रा आए कि ये 1 सेंटीमीटर, ये हर बार जो 3.4 mm का इंक्रीज होता है ना, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है, तो ज़रा देखिए। तो ग्लोबल वार्मिंग एंड सिंकिंग ऑफ कराची, ज़रा देखिए इसको, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। राइट पे आप लोगों को एक लेटर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जूम नहीं हो रहा, खैर। तो ये लेटर लिखा था 2015 में, ठीक है, 2015 में। उस वक्त के जो सेनेट के चेयरमैन थे, नॉट सेनेट के चेयरमैन, सोनेट के जो चेयरमैन थे, स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने 2015 में एक लेटर लिखा था उस वक्त के पीएम नवाज शरीफ साहब को कि भाई ग्लोबल वार्मिंग से इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है कि इस कराची का जो सी लेवल है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और उनके उसके साथ साथ जो सी इंट्रूजन्स इतनी बढ़ गई है कि आने वाले 2060 तक, ठीक है, 2060 तक या 70 तक ऐसा हो सकता है कि कराची के जो सदरन वाले पार्ट्स हैं, कोस्टल पार्ट्स हैं, वो ओशियन के नीचे आ सकते हैं, ठीक है, समंदर में आ सकते हैं। और सिमिलरली इस सेंचुरी के एंड तक, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, ठीक है, अब पूरा का पूरा कराची सिंक हो सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग इतना हमारे लिए कंसर्न है। ठीक है, ना सिर्फ कराची बल्कि बलूचिस्तान के कुछ कोस्टल एरिया और साथ साथ में बदीन, ठट्टा और ये वाले इलाके भी। ठीक है, तो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने ये लेटर लिखा, ये स्लाइड्स मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, यहाँ पे पूरी डिटेल है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगेन पाकिस्तान है भाई, लेट इट गो। वैसे ही हमारी बस ईपीए बनी हुई है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, लेकिन काम कुछ नहीं करती। ठीक है, और पाकिस्तान सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंट्री है एज फार एज आफ्टर शॉक्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर कंसर्न। ठीक है, तो कराची पे कराची आपका इतना खूबसूरत शहर जहाँ आप तरह तरह की बिरयानी खाते हैं, निहारी खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं और रहते हैं यहाँ पे, आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि कराची ना रहे। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग ऐसा कर सकता है। आगे ये ज़रा, ये हमारे पास इंडियन ओशन में बहुत ही खूबसूरत सी कंट्री मालदीव। मालदीव इंडियन ओशन में बहुत ही खूबसूरत सी कंट्री है, अपने टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है मालदीव। और मालदीव में जो है वो, ये छोटे छोटे क्या हैं, आइलैंड्स हैं। ठीक है, मालदीव में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और अपने टूरिज्म सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा डेवलप है ये कंट्री का। बहुत ज़्यादा जो जीडीपी आता है वो, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो टूरिज्म से ही होती है। ठीक है, तो मालदीव्स जो है वो बिल्कुल सी लेवल पे, देखो एकदम, ये एक आइलैंड दिख रहा होगा मालदीव का, सी लेवल से कितना है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में 2040 तक का बताया जा रहा है कि अगर प्रॉपरली ग्लोबल वार्मिंग के मसले को एड्रेस ना किया गया, तो मालदीव और इस जैसे बाकी कंट्रीज, ठीक है, बाकी जो आइलैंड्स है, ये सिंक हो सकते हैं। और बाय 2040 ये बताया जा रहा है कि मालदीव का थर्ड फोर्थ सिंक हो जाएगा। ठीक है, तो देखें, और मालदीव का भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इतना, ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, 1% से भी लेस है। पाकिस्तान का भी 1% से लेस है, लेकिन देखें दोनों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सिमिलरली बांग्लादेश, ग्लोबल वार्मिंग एंड सिंकिंग ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश बिल्कुल ही फ्लैट लैंड है। ठीक है, आप लोगों को पता है, इधर श्रीलंका है, इधर इंडिया है, और इंडिया के इधर इधर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, और इधर फिर ऊपर क्या है,
क्या है, बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश बिल्कुल ही फ्लैट लैंड है। तो जब बे ऑफ बंगाल में बड़े बड़े वो आते हैं ना, बड़े बड़े समुद्री हरिकेन्स या समुद्री तूफान्स, ठीक है, जिन्हें में हम हरिकेन या डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं, तो ये हरिकेन्स पूरे के पूरे बांग्लादेश को, कई बार ना पूरे के पूरे बांग्लादेश में फ्लड्स आ जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो उसके जो सदर्न पार्ट वाले इलाके हैं जैसे चिटागोंग और ये सारी सिटीज, वो बहुत ही ज्यादा रिस्क में है कि वो भी सिंक हो सकती। तो देखें, तीन कंट्रीज का भी मैंने जैसे आपको बताया, पाकिस्तान में कराची और ठट्टा, और पाकिस्तान की कोस्ट लाइन में ये इलाके, मालदीव पूरा कंट्री, और बांग्लादेश, और इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। ठीक है, मॉरिशियस आइलैंड, वो भी अपने टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, उसका भी यही हाल है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न नाउ। ठीक है, तो देखें, इतने सारे सिटीज़ जा सकते हैं। ठीक है, और ये कोई हवाओं में बातें नहीं हो रही, ऑलरेडी ऐसा होने लग रहा है। ठीक है, दुबई में आप लोगों ने देखा होगा, जो उन्होंने अपना वो बनाए हैं, बुर्ज बुर्ज अल अरब और वो सारे, वो सी सी लेवल को वो करके बनाए हैं। या उन्होंने पाम आइलैंड जो बनाए हैं दुबई में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता सिंक कर रहे हैं दोबारा से। ठीक है, तो दिस इज ट्रू। ओके, आगे जरा जाएं हम। तो आगे की अगर हम बात करें, नाउ ऑनवर्ड्स, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है ये चीज़? यहाँ तक क्लियर है? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? किसी का कोई सवाल? अब जरा आइए, ये जो अजीब अजीब से नाम होते हैं, अभी ये देखें, ये यहाँ पे ऑन द राइट, यहाँ पे देखें, ये अभी मोचा, मोचा के नाम से भी रिसेंटली, अभी दो दो या तीन मंथ पहले की बात है प्रॉबली, कि मोचा के नाम से ये जो आया था एक फ्लड, एक पूरा समुद्री तूफान, ये देखें ढाका है, और ये बे ऑफ बंगाल में, ये देखिए, ये बे ऑफ बंगाल में इतना बड़ा वो आया था, और ये देखें पूरा का पूरा बांग्लादेश को ब्लोन आउट कर दिया इसने। ठीक है, ये बांग्लादेश की टेरिटरी, तो पूरा का पूरा बांग्लादेश इसमें अंदर नीचे आ गया। ठीक है, तो ये मोचा था, मोचा ने बांग्लादेश को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया। सिमिलरली, इससे पहले मोचा कॉफी होती है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मोचा कॉफी। अब जरा आ गई, हर चीज कॉफी नहीं होती हुई। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में, ये अभी तकरीबन 2-3 मंथ पहले, 2-3 मंथ पहले ही है, हाँ शायद, बिपरजॉय के नाम से, रिमेम्बर? आज टकर जाएगा, कल हो जाएगा, आज कराची की कोस्ट लाइन से स्ट्राइक करेगा, कल करेगा, रिमेम्बर ना बिपरजॉय के बारे में? एंड फिर अल्टीमेटली लकीली वी वर सो ब्लेस्ड कि यहाँ पे नहीं आया वो, इंडिया के गुजरात से टकरा गया। अगर कराची के साहिल से टकरता ना, तो पहले हमारे पास कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता हमें। ठीक है, और ये गुलाब क्यों बनाया मैंने वैसे, बाय द वे, ये गुलाब क्यों ऐड की? थोड़ी आप लोगों की याददाश्त पे ज़रा नज़र डालें, ध्यान लगाएं ज़रा याददाश्त पे। यस, इसमें गुलाब रखा था, वेरी गुड वजीहा, वेरी गुड, सुपर। ओके, 2019 में या 2020 में एक आया था गुलाब के नाम से। ठीक है, अभी बिपरजॉय के नाम से आया था, लेकिन दोनों पाकिस्तान की कोस्ट लाइन से स्ट्राइक नहीं किए थे, विच इज़, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लोग क्या कहते हैं, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार उन्होंने बचा लिया। खैर, ये रिलीजियस डिबेट है, उसमें उसमें हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन गुलाब नाम का एक आया था, इफ़ यू रिमेम्बर गाइस, कि गुलाब नाम का एक आया था, और वो भी ओमान की तरफ चला गया था फिर। ठीक है, तो लकीली देखें, हर बार आ जाते हैं लेकिन हम बच जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। एक बार ओमान चला गया और एक बार इंडिया चला गया। ठीक है, आगे आइए ज़रा। अब ये नाम भी अजीब अजीब से रखते हैं ना, मोचा, बिपरजॉय, गुलाब, पता नहीं नाम कौन रखते इसके। उसके बाद ज़रा, यस, सॉल्यूशंस, हाँ सॉल्यूशंस की अब बात करते हैं कि क्या सॉल्यूशंस हैं। तो सॉल्यूशन भी ऑलरेडी एस्टेब्लिश सॉल्यूशन है, उन्हीं की बात होगी। ये अनाबिया, ये आस्तीन के सांप, ये कहाँ गए सब लोग? ओके,
जी जी, अभी जो जुलाई में आया था वही तो इंडिया गया था, उसी का नाम तो बिपरजॉय था। उसी का नाम तो बिपरजॉय था, गुलाम दस्तगीर। उसी का नाम तो बिपरजॉय था। हाँ नाबिया, आप तो यही हो, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। ओके, चलें यार सॉल्यूशंस की बात करें। सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, सॉल्यूशंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो सॉल्यूशंस में हमारे पास सबसे पहले ट्री प्लांटेशन और अवॉइड डिफॉरेस्टेशन। दीज आर द टू मेन कंट्रीब्यूटर। अगर ये दो चीजें कर लें हम, तो बहुत बड़ा, बड़े बड़े लेवल के ऊपर, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन एक अच्छे लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा बहुत हल हो सकता है। बिलियन ट्री सुनामी का नाम सुना होगा, खान साहब का जो प्रोजेक्ट है, इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला है, बिलियन ट्री सुनामी को, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। पॉलिटिक्स से दूर रह के जरा देखें तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है। एंड सिमिलरली डिफॉरेस्टेशन, जैसे जैसे दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए, घर बनाने के लिए जगह कम पड़ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, दरख्तों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। इस डिफॉरेस्टेशन को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है। और रिफॉरेस्टेशन को हमें इंडोर्स करना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान ने, अभी पाकिस्तान, हाँ ये तो केपीके में भी और हर जगह, ये तो हर जगह पे है। मतलब सिंध में नहीं है, सिंध में अब वैसे प्लांट्स नहीं उगाए जा सकते, लेकिन पंजाब में एंड केपीके में बिलियन ट्री सुनामी से बहुत ज़्यादा वो देखने को मिले। इवन हमारे अपने जो गांव हैं वहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट, अच्छे खासे पौधे लगाए हैं, और उससे काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ दोबारा से वापस आई है। ठीक है। सो बिलियन ट्री सुनामी, इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। इसी के साथ साथ आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, छांगा मांगा का जंगल, छांगा मांगा। तो छांगा मांगा का जो जंगल है ना, छांगा छांगा मांगा, वो भी देखो, पाकिस्तान, वो भी अ, मतलब इंसानों ने ही बनाया है प्रॉपर। ठीक है। तो इस तरह की फॉरेस्टेशन हमें करनी पड़ेगी अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स को कम करना है तो। ठीक है। दूसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हुआ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सारा कुछ हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ो और उसको यूज करो किसी तरह से। तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक की इंडस्ट्रीज होती है ना, कोका कोला, पेप्सी, सेवन अप, ठीक है, डियो, जीत, हार के आगे जीत है, या डर के आगे जीत है, सॉरी। तो इनका जो, ये जो क्या करते हैं यहाँ पे, मेजोरिटी ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में से पास करवाते हैं हाई प्रेशर के थ्रू, और बन जाता है कार्बोनिक एसिड। और यही कार्बोनिक एसिड होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। बस कार्बोनिक एसिड डालो, साथ में शुगर डालो, तो हो गया काम। तो बहुत सारी ये जो हमारे पास सोडा वाली, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनीज होती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करती हैं एटमॉस्फेयर में से, और उसको फिर क्या करती हैं, उसको वाटर के साथ हाई प्रेशर के साथ कंज्यूम करती हैं, बनता है कार्बोनिक एसिड, और यही होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई स्टिंग पिए या कोई वो कोई पेप्सी या डीओ कोई भी वो पिए ना, तो अपने आप को प्राउड फील करें, भाई हम इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड को वो कर रहे हैं। लेकिन एक तरह से तो आप इन्वायरमेंट को साफ कर, लेकिन दूसरी तरफ से अपनी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट कर रहे हैं। तो ये जो ये तो चलें सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से आ रही है, और एक अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ साथ में क्या होता है, साथ साथ में आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर डली हुई होती है। ठीक है। एंड शुगर एंड सॉल्ट आर रिमेम्बर्ड, इन्हें हम वाइट पॉइजन पॉइजन कहते हैं। ठीक है। तो शुगर ना हो, बिल्कुल सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो फिर इतना टेस्ट अच्छा नहीं होता उसका। तो फिर तो ये चीज़ सही है, लेकिन वैसे आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल चीज़ सही नहीं। तो ये हो सकता है कि केमिकल प्रोसेसेस में बहुत जगह कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करो और उसको यूज़ करो प्रोसेसेस के अंदर, एक तरीका ये है। लेकिन ये जो हमने देखा था ना स्टार्ट में, 280 ppm से ये 400 ppm तक का ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ठीक है। ये कैसे डिक्रीज हो रहा है, ये जो 100 ppm इंक्रीज हुआ है ना, इसमें टन्स एंड टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसा नहीं है कि चलो भाई ये 200 से, मतलब 280 से 400 रुपए हैं कि चलो 100 रुपए कम कर लिए, कुछ कर लिए, ऐसा नहीं होगा। बहुत मेहनत की जरूरत होगी इसमें। ठीक है। टन्स एंड टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करेंगे, और ये बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं ना, ये टन्स के हिसाब से ही कन्वर्ट करते हैं, और ये इंडस्ट्रीज हैं ना, टन्स के हिसाब से ही यूज करती हैं, लेकिन फिर भी कम नहीं होता, उतने उतने से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है। इसी के साथ साथ बाकी डिफरेंट सारे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे यूज हो सकते हैं। साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करो और मार्स पे भेज दो। एक हाइपोथेसिस ये भी प्रपोज किया साइंटिस्ट ने, क्योंकि मार्स को कॉलोनाइज करना है ना फ्यूचर में, एलोन मस्क, स्पेस एक्स। ठीक है। तो उनका ये फ्यूचर में ये प्लान है कि भाई हम जमीन से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएं वहां पे, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा नहीं है, और ऑन टॉप ऑफ दैट कि वहां पे सर्दी भी थोड़ी रिलेटिवली वो जमीन से थोड़ा ठंडा है।
तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से भेज दो, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो साथ साथ में क्या होगा, वहां पे प्लांट्स, बैक्टीरिया वगैरह आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट्स की ग्रोथ हो गई और हमारे पास अल्टीमेटली वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन इसको लेके कौन जाएगा? अब अज्यूम करो हम बड़ा सा रॉकेट बनाएं, ठीक है, और उसके अंदर पूरा सब कार्बन डाइऑक्साइड भर दें, वो जाएगा कैसे? ठीक है, अगेन रॉकेट जाएगा तो रॉकेट क्या बन करके जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स बन करके जाएगा, रॉकेट फ्यूल बन करके जाएगा। तो जब वो बर्न करेगा तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने ऊपर लेके नहीं जाएगा, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड वो नीचे वापस रिलीज कर देगा। तो इसलिए ये एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, थोड़ी सी। दूसरा एक तरीका ये है कि कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं उनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, जैसे सीमेंट की इंडस्ट्री है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उसको कैप्चर करो और डीप ओशन का जो फ्लोर है उसमें जाके डंप कर दो। वहाँ पे छोटे छोटे साइनो बैक्टीरिया, वो चीजें होती हैं, वो उसको यूज कर लेंगे। तो एक तरीका ये है, लेकिन ये भी इतना ज्यादा कामयाब नहीं है और बहुत ज्यादा कॉस्टली तरीका होता है ये। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन वही रिफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करो। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट की बात करते हैं, एंड दैट इज, समझ आ रहा है ना सबको? ऐसा तो नहीं कि मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ? सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? अब्दुल मोइज, हाशमी, स्पगोल, फातिमा, गुलाम दस्तगीर, निशात, रोमैसा, तंजीला, उमैसा, वजीहा, निमरा, एवरीथिंग इज ओके? थर्ड पॉइंट रिपीट, थर्ड पॉइंट, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करो और उसको ओशन के फ्लोर में लाके डंप कर दो। ठीक है, थर्ड पॉइंट यही है, कैप्चर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड, ठीक है, सो ये तरीका है एक, लेकिन ये इतना ज़्यादा कामयाब तरीका नहीं है। ठीक है, आगे जाइए ज़रा। ओके, डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो हमें जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इन पे अपनी डिपेंडेंस को डिक्रीज करना है। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम्स हो गए, इनके ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम से कम करना है। यहाँ देखें, ग्राफ में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री से, ऑयल एंड गैस से कितना हो रहा है, कोल से कितना हो रहा है, गैसेस से कितना हो रहा है, और सीमेंट्स वगैरह और इन चीज़ों से कितना हो रहा है, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना होगा और साथ साथ में हमें रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, डिक्रीज डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स, जैसे ये इलेक्ट्रिक पावर्ड व्हीकल्स। ठीक है, आजकल कराची में चल रही है ना इलेक्ट्रिक बसेस, तो ये हो गया, सोलर पैनल्स हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, इन चीज़ों को हमने क्या करना है, इस तरह की चीज़ों को हमें अडॉप्ट करना है और इन चीज़ों को हमें बड़ा क्रॉस लगाना है, अडॉप्ट नहीं करना है इन्हें हम। ठीक है, आगे आइए ज़रा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, ओके, एसएस लेके मुझे कोई भेज दे भाई, मेंबर जितने लोग पार्टिसिपेट किए, अटेंडेंस मतलब एक टाइप की अटेंडेंस। इसके बाद सब लोगों के लिए मैंने एक बिरयानी की देग मंगवाई है, तो सब लोगों को पार्सल पार्सल का इंतजाम है, तो डोंट वरी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आइए जरा पेरिस समिट के ऊपर, पेरिस समिट की बात करते हैं। ओके, पेरिस समिट से पहले जरा रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। ओके, सो पेरिस समिट की बात करें तो इससे पहले ना, दुनिया हमेशा बाइपोलर रही है। ठीक है, कभी किसके साथ कभी किसके साथ, कुछ कंट्रीज एक तरफ, कुछ कंट्रीज एक तरफ। लेकिन दुनिया में एक ऐसा पॉइंट आया है ना जिसके ऊपर सब लोगों ने साथ मिल के काम किया है, पूरी दुनिया के लीडर्स ने मिल के काम किया है और वो मसला हल भी हो गया काफी हद तक। तो ये इस चीज की इंडिकेशन है, अगर सब मिलजुल के काम करेंगे तो ऐसे काम पॉसिबल्स हैं। और वो काम क्या है, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन, कोई बता सकता है? आप लोगों ने सुना होगा 1986 में, 1986 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर बिल्कुल डिप्लीट हो गई थी, एक बहुत बड़ा होल बन गया था। ठीक है, और ये किसकी वजह से हो रहा था, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हो रहा था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नीचे से जाते हैं, ऊपर सनलाइट जैसे ही उन पे पड़ती है तो वो ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और ओजोन को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यस, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से क्या हुआ था, हमारे पास ये ओजोन लेयर की डिप्लेशन हुई थी। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिफरेंट चीज़ों में यूज होते थे, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ठीक है, एसी, और पता नहीं कितनी कितनी सारी चीज़ों में ये यूज होते थे पहले। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखा गया कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। फिर पूरी दुनिया के सब लोग मिले, सब लोगों ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया।
आप लोग देखते हैं, ठीक है, डिफरेंट कार्टन्स आप लोगों को देखे हुए हैं, कर्टन्स, वो वाले कर्टन्स देखे हैं आप लोगों ने, जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं या डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं, उसके ऊपर लिखा होता है नो सी, नो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ऐसा क्रॉस बना हुआ होता है। देखे हैं आप लोगों ने ये चीज? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन किया, ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ही बैन हुए, तो ओजोन लेयर अब दोबारा से अच्छे से हो गई है, अपने दोबारा अपनी उसी नॉर्मल स्टेट में आ गई है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उस वक्त वन ऑफ द मेजर कंसर्न थे उस वक्त का, और सब लोगों ने मिलके काम किया तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला मसला हल हो गया, और ओजोन लेयर दोबारा से वो हो गई। ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास क्या हो सकता है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग का मसला है, ये पूरी दुनिया का मसला है, और इट कुड लीड अस टू द 6th ग्रेड मास एक्सटिंक्शन, मतलब पूरे इंसान की जिंदगी खत्म हो सकती है इस प्लेनेट से। तो फिर, यस, फिर क्या कर सकते हैं हम? फिर साइंटिस्ट ने यही किया कि पेरिस समिट बुलाया, ठीक है, साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने, और पीछे उनके साइंटिस्ट ही होते हैं उनको गाइड करने वाले। तो 2015 में पेरिस समिट हुआ, फेमस फेमस पेरिस समिट। और ये पेरिस समिट में इन लोगों का थीम ये था कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे देखना है। और इससे सबसे बड़ी कंट्री यूएस, सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन में पार्टिसिपेट करना। और यूएस के उस वक्त जो वो थे ना प्रेसिडेंट, ट्रम्प साहब ने पेरिस समिट से विड्रॉल कर लिया, उन्होंने बोला हम वी आर नो मोर पार्ट ऑफ पेरिस समिट, हम पेरिस समिट में नहीं जाएंगे। ठीक है। हालांकि सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड वही रिलीज करते हैं। तो खैर बाकी सारे लीडर्स देखें, यूके, यूएस, जर्मनी, यूएस नहीं, जर्मनी और बाकी स्कैंडिनेविया, बहुत सारे कंट्रीज ने इसके ऊपर एग्री किया, और बहुत एक ये जो हमारे पास यूएस है उसने विड्रॉ किया। और इसका एम यही है कि हमें ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए, ऐसा कुछ करना है कि हमें अपना क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम करना है। और हर एक कंट्री का आपने ना एक नेट वो बनाया हुआ है, एक नेट जीरो एमिशन वाली पॉलिसी बनाई है। कुछ कंट्रीज ने बोला है कि भाई बाय द एंड ऑफ 2050 हमारी पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर इलेक्ट्रिक पावर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो हर सब लोगों ने अपने अपनी ना पॉलिसीज बनाई है, पाकिस्तान इसमें दूर दूर तक नजर नहीं आता। ठीक है। तो इन फ्यूचर आप लोगों को टेस्ला की गाड़ियां बहुत नजर आएंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर्ड व्हीकल्स बहुत ज़्यादा नजर आएंगी सड़कों पे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है। तो ये पेरिस समिट था फेमस। उसके बाद हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। तो जैसे टेस्ला बनाई इन्होंने, ठी- ठीक है, सिमिलरली विंड एनर्जी का यूज़ करें, सोलर पैनल से जो सोलर एनर्जी आती है उसका यूज़ करें, विंड एनर्जी ये सब। ठीक है। और ये देखें, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, सोलर, बायोमास, और ये जियोथर्मल एनर्जी, ये सब की सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे पास बस अभी इट्स अबाउट टू एंड, हो जाएगा जल्दी। ठीक है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी की रिसोर्सेज हैं जिन्हें हमें वो करना है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स मतलब वो डेवलपमेंट्स जो क्या हों, जो ज़्यादा सस्टेन कर सकें, ज़्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकें। ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का नाम आता है, और इनका नाम ना आए तो, और टेस्ला का नाम ना आए तो ये फिर बहुत ज्यादती हो जाएगी। ठीक है। तो सोलर पैनल्स, ये सारी चीज़ें, इस तरह की एनर्जी हम लें, रिन्यूएबल एनर्जी लें, तो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। ठीक है। आगे जाते हैं, आगे बढ़ें, आगे बढ़े जरा, आगे 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 आगे, यस। डिक्रीज कार्बन फुटप्रिंट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट? बहुत वर्ड ये सुना होगा, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? Carbon footprint is the measure amount of carbon dioxide released into the atmosphere as a result of particular individual और कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एक्टिविटीज की वजह से, या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कम्युनिटी की एक्टिविटीज की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, वो उसी का कार्बन फुटप्रिंट होता है। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट, कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, कम कार्बन फुटप्रिंट। और हमें अल्टीमेटली क्या करना है? कार्बन फुटप्रिंट को डिक्रीज करना है। ये कार्बन फुटप्रिंट को आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कार्बन फुटप्रिंट को अगर वो करना है तो ना, लिव विदाउट कार, इलेक्ट्रिक पावर्ड व्हीकल का यूज करें, लॉन्ग फ्लाइट जैसे मतलब लेते हैं ना तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ना ट्रेवल करें, एक एक फ्लाइट लें एक साल में, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। ठीक है। रिफर्बिशमेंट एंड रिनोवेशन, वीगन डाइट, हीट पंप्स। तो ये सारे वो सोर्सेज हैं जिससे आप लोग कार्बन फुटप्रिंट को डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो भाई
लिव विदाउट कार, लोगों को तो वही नहीं होता। लोगों को अपनी सक्सेस ही इसी बात से शो करानी होती कि हम, हमारे पास ये इतनी बड़ी कार है भाई। ठीक है, तो खैर ये चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन फिर एट द सेम टाइम पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तो इतनी अच्छी नहीं है। अब हमारे पास ना क्या किया है, जो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनकी जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए हुए हैं कार खरीदने पे। ठीक है, जैसे सिंगापुर हो गया, वहाँ कार खरीदना बहुत मुश्किल है। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना अच्छा बनाया हुआ है, वहाँ मेट्रो है, वहाँ ट्राम चलती है, वहाँ पे अपनी सिटी का इतना बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है कि गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, और कराची में अभी मेट्रो बन रहे हैं, और वो भी आप लोगों ने देखा होगा क्या हाल हो रोडों का। खैर, आगे आइए ज़रा। ओके, एक चीज़ और है कि किसी चीज़ का अल्बीडो बढ़ा दो। अल्बीडो क्या होता है भाई? तो हमारे पास देखें आप लोगों को, ऑन द राइट साइड एक क्रॉप दिख रही है और ऑन द लेफ्ट साइड एक क्रॉप दिख रही है, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? जी हाँ, नाबिया बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों साइड के उसमें क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे अगर देखें तो इस क्रॉप का अल्बीडो ज्यादा है, अल्बीडो। ठीक है, और इस क्रॉप का अल्बीडो कम है। तो ये सोलर रेडिएशन को जैसे ही कैप्चर करती है ना, ये थोड़ा डार्क कलर है, आपको पता है डार्क कलर सर्दी गर्मियों में काला कपड़ा पहनना क्यों नहीं अच्छा नहीं होता? क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो सिमिलरली चीज़ों को ब्राइटर बना दें अगर हम, तो वो क्या करती हैं, चीज़ों को उतना ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। तो हमारी कम्युनिटी का, हमारे फॉर एग्जांपल हमारे एग्रीकल्चर लगभग दुनिया का 13 से 14% जो लैंड है ना, वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है। तो अगर इन सब में हम ऐसी क्रॉप्स बनाएं, ऐसी बायोलॉजिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स बनाएं जिनका अल्बीडो ज्यादा हो, मतलब ये देखो ये डार्क है, ये सेम फसल है, दोनों साइड पे सेम क्रॉप है, लेकिन इसमें देखो इसका अल्बीडो ज्यादा है, इसका अल्बीडो कम है। इसका अल्बीडो ज्यादा है तो जैसे ही लाइट पड़ेगी इसके ऊपर, तो ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होके ऊपर स्पेस में चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारी जमीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, सिमिलरली बादल जो हमारे क्लाउड्स हैं, उनमें भी अल्बीडो बढ़ा सकते हैं हम, और उनमें भी अल्बीडो बढ़ा के ये काम करा सकते हैं। और एक चीज और, क्लाउड सीडिंग करके, कई बार ये वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, ये भी एज अ ग्रीन हाउस गैस काम करते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड सीडिंग सुना है, क्लाउड सीडिंग का और आर्टिफिशियल रेन का? क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल रेन का सुना है? तो हम इसमें क्या करते हैं, एक सिल्वर आयोडाइड के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब लोगों को पता है कोई सॉल्ट्स होते हैं ना, वो अपनी तरफ पानी को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जहाज में सिल्वर आयोडाइड भर के ऊपर ले जाते हैं और उन बादल के ऊपर, उन क्लाउड्स के ऊपर फेंक देते हैं। और उनमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो सिल्वर आयोडाइड, अज्यूम करो ये सिल्वर आयोडाइड का मॉलिक्यूल है, तो इसकी चारों तरफ पे ये वाटर का मॉलिक्यूल आके जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये अल्टीमेटली एक ड्रॉप बन जाएगा, और ड्रॉप भर के नीचे गिरेगा और बारिश हो जाएगी। दिस इज क्लाउड सीडिंग। और आर्टिफिशियल रेन इस तरह से करवाते हैं, जैसे दुबई या फिर सऊदी, जहाँ पे ड्रॉट कंडीशंस होती हैं, वो इन तरीकों को आजमाते हैं। ठीक है, ये तरीके यूज करते हैं और अपनी वो करते हैं बारिशें वगैरह। इसके बाद है मिनिमाइज माइनिंग। ये जो बड़ी बड़ी ये हमारे पास मशीनरीज चल रही हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करती है, तो माइनिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखें लिथियम और डिफरेंट मेटल्स की माइनिंग में कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी आर जस्ट लेफ्ट विद द 10 मिनट्स, एंड देन हमारे पास बहुत सारे, अगर ये सब ना हो, ये सारे सॉल्यूशंस ना हो, तो अल्टीमेटली क्या करना है भाई? अल्टीमेटली सूरज के सामने एक ऐसी शील्ड बना दो जो कि जमीन को एक्सेसिव हीट से बचा सके। लेकिन ये जब ही होगा जब बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, हमारे पास बाकी सॉल्यूशंस काम ना करें बिल्कुल। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट ने ये कहा है ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल लाइट ना हो, अज्यूम करो एक डार्क कमरे में रहें आप लोग पूरे टाइम तक, तो क्या फर्क पड़ता है इससे? बहुत फर्क पड़ता है, ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। सिमिलरली इतना बड़ा मटेरियल कहाँ से लेके आएंगे, कैसे होगा ये? इसका अभी कोई वो नहीं है, बस सिर्फ हाइपोथेसाइज किया गया है कि ऐसा कर सकते हैं हम। तो दिस इज द लास्ट ऑप्शन। तो दीज आर द सम फैक्टर्स के जिन्हें हम वो कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में हमारे पास है थोड़ा सा और, एंड देन हम बात करेंगे। यस, तो यस, अभी 6th ग्रेड एक्सटेंशन की तरफ बात करते हैं।
अच्छा, एक्शन नीडेड टू बी ऑन टेकन ऑन इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं आप लोग? इंडिविजुअल लेवल पे आप लोग ऐसा एक्शन लें, जैसे लाइट्स वगैरह बंद बंद कर दिया करें, पंखे बंद कर दिया करें, फालतू की जो चीजें चल रही होती हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज या घर में, उन्हें बंद किया कर दिया करें। ठीक है, तो ये वाला काम कर सकते आप लोग अपने पर्सनली उस चीज को वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जरा आए, ग्लोबल वार्मिंग इज एन अलार्मिंग सिचुएशन इन 6th ग्रेड मैस एक्सटिंक्शन। इसके ऊपर जरा जल्दी से आए, इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं, हमारे पास 5 मिनट है, बड़ी जल्दी जल्दी डिस्कस करना है। अराउंड आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग हुआ और हमारी यूनिवर्स की क्रिएशन हुई। 4.7 बिलियन बिलियन ईयर्स अगो एक सोलर निब्यूला था, और वो सुपरनोवा फटा और हमारे पास अर्थ की क्रिएशन हुई, और हमारा सूरज का जो सोलर सिस्टम है वो उसकी क्रिएशन हुई। उस टाइम से लेके 4.7 बिलियन ईयर से लेके अब तक ये जो टाइम गुजरा है, इस दौरान हमारे पास 5 मास एक्सटिंक्शन हमें देखने को मिली। मास एक्सटिंक्शन क्या है? अराउंड 70 to 80% लाइफ जमीन से खत्म हो जाती है। ठीक है, इतनी लाइफ खत्म, ये होती है मास एक्सटिंक्शन। आगे हम देखेंगे। और ये ड्यू टू आइस एजेस, दुनिया में आइस एजेस आई बहुत सारी, और न्यूक्लियर विंटर आए। ठीक है, एक हमारे पास थी ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट, बहुत ही फेमस। ये जब हुआ था तो इसके बाद डायनासोर आए थे। ठीक है, और अभी ग्लोबल वार्मिंग को बताया जा रहा है, अगर इसको हमें वक्त से ना देखा, टाइम से इसको एड्रेस ना किया, तो इट कुड लीड अस टू द 6th ग्रेड मास एक्सटिंक्शन। अब जरा आइए मास एक्सटिंक्शन पे और देखते हैं कि ये मास एक्सटिंक्शन क्या है। ठीक है, सो जस्ट बेयर विद मी। यहाँ पे देखिए जरा, यस यस, इस वाली स्लाइड में देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। A mass extinction is defined as the loss of at least 75% of the species within short period of geographical टाइम विद इन ऑलमोस्ट 2 मिलियन ईयर्स। 2 मिलियन ईयर्स में अगर बहुत ज्यादा 70 to 75% इतना लॉस अगर होता है किसी चीज का, तो उसे हम मास एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, लास्ट जो मास एक्सटिंक्शन हुई थी वो हुई थी आज से 65 मिलियन ईयर्स अगो। 65 मिलियन ईयर्स अगो वो हुआ था एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड पे। जो क्रिटेशियस पीरियड, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स होते हैं ना, तो ये क्रिटेशियस पीरियड जो था, इसमें डायनासोर्स बहुत ज्यादा वो किए थे। और आज हमें डायनासोर्स क्यों नजर नहीं आते? वो इसी क्रिटेशियस पीरियड के एंड पे खत्म हो गए थे, इसलिए नजर नहीं आते। ठीक है, इससे पहले जरा बाकी मास एक्सटिंक्शंस को जरा एक नजर देखें। यहाँ देखें, यहाँ पे अब लोग डिफरेंट मास एक्सटिंक्शन नजर आ रही होंगी। ठीक है, सबसे पहले ये वाली मास एक्सटिंक्शन थी 85%, देन डोविनियन 70% लाइफ चली गई, प्रीमेन 75, ट्रायसिक जुरासिक 76%, और लास्ट केटी एक्सटेंशन। केटी एक्सटेंशन या फिर क्रिटेशियस पीरियड वाली एक्सटेंशन, ये एक ही है। इसमें ये प्रपोज किया गया कि बहुत बड़ा एक एस्ट्रॉयड आया, जमीन से टकराया, और उससे क्या हुआ, पूरा सबका सब तबाह हो गया। ठीक है, सबका सब क्या हुआ, तबाह हो गया, सारे के सारे डायनासोर्स भी चले गए। ठीक है, तो सारे के सारे डायनासोर चले गए। अब हमारे पास ये देखें, ये मास एक्सटिंक्शन थी। और अभी आने वाले जो 6th ग्रेड मास एक्सटिंक्शन होगी, वो किस वजह से होगी? अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को ट्रीट ना किया, एड्रेस ना किया, तो वो मास एक्सटिंक्शन यहाँ से हो जाएगी। और इसका नाम भी साइंटिस्ट ने ऑलरेडी रख दिया है, दिस इज कॉल्ड हेलोसीन एक्सटिंक्शन पीरियड, हेलोसीन एक्सटिंक्शन इवेंट। और ये किस वजह से हो रहा है? देखें, लिखा हुआ है ह्यूमन इम्पैक्ट। और यही ह्यूमन इम्पैक्ट, एनवायरमेंट लीडिंग टू द एक्सटिंक्शन टुडे। ठीक है, ये हमारी खुद अपने हाथों से होगी। होती है ना अपने हाथों पे, सॉरी, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला। यहाँ देखें, नियर टर्म, यहाँ पे देखें, नियर फ्यूचर एक्सटेंशन लेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, और ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, डोंट वरी। हम ऑलरेडी लोगों को मारने लग रहे हैं, या फिर एटलीस्ट वाइल्ड एनिमल्स को तो मार ही रहे हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, हम इतने जालिम हैं। आगे जाएं जरा। तो मास एक्सटिंक्शन ये होती है। ठीक है, और एक चीज और है, आज से 65 मिलियन ईयर्स अगो कैसे हमें पता चला भाई? कैसे पता चला ये मास एक्सटिंक्शन हुई? डायनासोर्स का एक बताया जाता है ना थ्योरी, वरना उस वक्त इंसान तो नहीं थे। तो यस, ये जो मास एक्सटिंक्शन हुई ये कैसे हुई? तो जैसे हम लोगों को मैंने अंटार्कटिका आइस वाला बताया था, सिमिलरली जब हमारे पास जमीन की भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, अब लेयर्स में भी डिफरेंट डिफरेंट फॉसिल्स रिकॉर्ड्स हमारे पास मिलते हैं। तो ये दो साइंटिस्ट थे, एक अल्वारेज साहब और इनके एक छोटे बेटे के साथ। तो इन्होंने ना एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया। उन्होंने देखा कि केटी बाउंड्री जो है, मतलब जो केटी, उन्होंने नीचे ड्रिल किया, और उन्होंने देखा कि आज से 65 मिलियन ईयर्स अगो वाली जो
लेयर है, उसमें उन्होंने ना एक कंपाउंड, एक एलिमेंट इरिडियम, इरिडियम बहुत ज्यादा था कंसेंट्रेशन में। और इरिडियम जब ही बनता है जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है किसी चीज का, जैसे स्ट्रॉन्ग एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हो, या फिर इरिडियम सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रॉयड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ मेटल इरिडियम। तो उन्होंने ये देखा कि केटी एक्सटेंशन, केटी बाउंड्री में इरिडियम की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, और केटी बाउंड्री में से ही उनको डायनासोर्स के डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स मिले थे। ठीक है, तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया कि आज से लगभग में 65 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा कुछ हुआ कि एक एस्ट्रॉयड आया और उसने पूरा क्या किया है, उसका इम्पैक्ट हुआ और पूरे के पूरे डायनासोर खत्म हो गए इस दुनिया से। पहले फॉसिल्स मिलते थे डायनासोर्स के, लेकिन पता नहीं लगता था कि भाई ये किस वजह से खत्म हुए, क्यों गए। ठीक है, लेकिन इन्होंने हाइपोथेसिस प्रपोज किया और उन्होंने देखा, और उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है इस बात पे। ठीक है, बाद में जब देखा गया कि भाई अगर इतना बड़ा एक्सट्रॉयड आया होगा अबाउट 150 किलोमीटर का, ठीक है, तो उसने उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट पॉइंट तो होगा। तो बाद में सर्वे किया गया ओशन का, और यहाँ पे देखा गया, तो मेक्सिको के पास एक जगह थी जहाँ पे, जिसका नाम युकाटांग पेनिनसुला है, वहां पे देखा गया एक बहुत बड़ा क्रेटर था। इस क्रेटर का नाम है चेक स्लोप क्रेटर, और वहां पे भी इरिडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने ये चीज यहाँ पे कंफर्म हुई कि आज से 65 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा हुआ था। दोबारा आप लोगों को ज्वाइन करना है भाई, दोबारा अगर करना है तो 2-3 स्लाइड्स रह गई हैं बस अभी, क्योंकि अभी 1 मिनट से बहुत कम रह गया है, और नासा का इंपॉर्टेंट मिशन डिस्कस करना है अभी हमें। दोबारा ज्वाइन करना है आप लोगों को, बताएं आप लोग जल्दी से। अनुषा, आपको नहीं करना, बाकी लोग बताएं जल्दी से। बेटा अभी नासा का मिशन डिस्कस करना है, कुछ फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव डिस्कस करने हैं हमें, कुछ एक दो इंपॉर्टेंट कोट्स डिस्कस करने हैं, बस अब टाइम इज अबाउट टू एंड। ओके, दोबारा से ज्वाइन कर लें, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, जस्ट आप लोगों का, हाँ जस्ट जस्ट 5 मिनट